हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवीएम। माय नेम इज़ टीना पाटीदार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th की सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो देखो बच्चों, सबसे पहले पॉवर्टी होती क्या है, यानी पॉवर्टी क्या किसको बोलते हैं। तो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो गरीबी एक चुनौती के रूप में कैसे सामने आती है, ये हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, यानी गरीबी एक चुनौती। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। तो ओवरव्यू में क्या है बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ें हम ओवरव्यू के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले द चैप्टर ई डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस, यानी एक इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए पॉवर्टी किस तरह से डील और चैलेंज के रूप में सामने आती है, ये हम पढ़ेंगे। और इसके लिए लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ये भी चैलेंज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सोशल साइंस यानी समाज पॉवर्टी को किस रूप में देखता है, ये भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पॉवर्टी लाइन है यानी गरीबी रेखा के नीचे कौन लोग आते हैं, वो कैसे डिसाइड होते हैं कि ये लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी सरकार कैसे डिसाइड करती है कि ये लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने इस गरीबी को कम करने के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं, क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह हम पॉवर्टी के ऑफिशियल कंसेप्ट को इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर का इंट्रो है। इन आवर डेली लाइफ, यानी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो क्या है, गरीब है। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर इन विलेज, यानी उनके खेत नहीं होते हैं फिर भी दूसरों खेतों में मजदूरी करते हैं। लिविंग और क्राउड जग्गीज इन सिटीज, यानी सिटियों में जग्गीज में रहते हैं वो, और कहीं झोपड़ियाँ बना के भी रहते हैं। डेली वेज वर्कर, यानी डेली मजदूर के रूप में हम उनको देखते हैं। इसके अलावा चाइल्ड वर्कर, यानी चाइल्ड वर्कर के रूप में हम भी गरीब लोगों के बच्चों को देखते हैं जो कहीं ढाबा यानी ढाबा वगैरह में वो बर्तन वगैरह धो के अपना गुजारा करते हैं, अपना पेट भरते हैं। दे कुड ऑल्सो बी गर्ल विद चिल्ड्रन इन टेगर, उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही मुश्किलों से गुजरते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, यानी हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं, गरीबी देखते हैं। एवरी फोर पर्सन इज इंडिया इज पोर, यानी इंडिया का हर चौथा व्यक्ति क्या है, गरीब है। दिस मीन्स, यानी इसका मतलब है रफली 270 मिलियन फॉर 27 करोड़, यानी अगर अपने देश की जनसंख्या 130-135 करोड़ है तो उसमें से 27 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब है, यानी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी अपना जिंदगी का गुजारा करते हैं। इस तरह पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी 2011-12 के अनुसार, ये जो मैंने अभी बताया आपको कि 27 करोड़ के लगभग लोग गरीब रेखा के नीचे, तो वो किसके अनुसार बताया, 2011 से 12 के। दिस ऑल्सो मीन दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट सिंगल कंजक्शन ऑफ द प्योर इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी जो लोग ये अपने इंडिया में वो बहुत ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं। इंडिया की सबसे मेन जो जो इंडिया का जो सबसे मेन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेन इंडिया के लोगों को जो चीज़ फेस करनी पड़ती है, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, एक तरह से गरीबी ही है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, गरीबी है। तो अब हम पढ़ेंगे टू टाइपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के दो केस पढ़ेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट केस आता है अर्बन केस। ठीक है, अर्बन यानी शहरी इलाकों में किस तरीके गरीब लोग पाए जाते हैं। 33 ईयर ओल्ड राम शरण नाम का एक आदमी है जो कितने ईयर का है, 33 ईयर का है। एज अ डेली वेज लेबरर इन द व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। तो वो क्या काम करता है, वो व्हीट फ्लोर मिल में काम करता है रांची में जो झारखंड में है। ही मैनेज इन अराउंड RS 1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यानी जब उसको काम मिलता है तो वो महीने के 1500 रुपये कमा लेता है। बट जरूरी नहीं है कि उसको हर महीने काम मिले, उसको कभी काम मिलता है, उसको कभी काम नहीं मिलता। दिस मनी नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6, यानी उसकी फैमिली के लिए ये जो उसकी सैलरी है वो इनफ नहीं है, उसको इस सैलरी में उसके फैमिली का गुजारा नहीं होता है। इसकी फैमिली में 6 मेंबर है, उसमें उसकी वाइफ, 4 चिल्ड्रन और वो खुद आता है, यानी 4 बच्चे उसके, एक उसकी वाइफ और एक वो खुद, 6 लोग इसकी फैमिली के अंदर आते हैं। इसके जो बच्चे हैं वो 12 साल से 6 साल के बीच में है, इसलिए वो वर्क नहीं कर सकते। यानी गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि 6 से 14 साल के बच्चे को काम नहीं करवा सकते, वो बाल श्रम के अंदर आता है। इसलिए उसके बच्चे जो हैं वो 6 महीने से 12 साल के बीच की एज के हैं, तो इसलिए वो काम नहीं कर सकते, वो राम शरण की हेल्प नहीं कर सकते।
ही हैज सेंड टू मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, यानी उसके बूढ़े माँ बाप को भी उसको गाँव में पैसे भेजने पड़ते हैं, जो कहाँ रहते हैं, रामगढ़ में रहते हैं। हिज फादर इज ए लैंडलेस लेबर, उसके पापा जो है एक पहले लेबर थे, बट अब वो एज होने का वो काम नहीं कर सकते, इसलिए वो डिपेंड है राम शरण और उसके भाई पे, जो जो हजारीबाग में रहता है। उसका भाई जो है वो हजारीबाग में रेंट पे रहता है, तो उसके मम्मी पापा जो है वो रामचरण और उसके भाई पे डिपेंड है। रामचरण लिव्स इन वन रूम रेंटेड हाउस, यानी रामचरण जो है रेंट का मकान लेके रहता है, जिसमें सिर्फ एक ही कमरा है, वो 6 लोग एक ही कमरे में रहते हैं। क्राउड बस्ती इन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी जिस जहाँ गरीबों की बस्ती रहती है, जहाँ सब लोग गरीब रहते हैं, वहां पर ही वो एक मकान लेके रहता है, जो ब्रिक्स और क्ले टाइल्स यानी क्ले की बनी टाइल्स का बना हुआ है। हिज वाइफ संता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस, यानी उसकी जो वाइफ है वो पार्ट टाइम जॉब करती हैं कुछ मकानों में, जैसे बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, ये काम करती हैं। उसको महीने के 800 रुपीज़ मिल जाते हैं, मतलब पर फिक्स नहीं है कि उसको भी हर महीने काम मिले, उसको कभी कभार काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और कभी कभार उनको दाल चावल मिल जाते हैं, बट उनको हर रोज उनके ऐसा होता है कि उनको 2 वक्त का खाना भी टाइम पर नहीं मिलता, उनके बच्चों को और उनको भूखा रहना पड़ता है। बट दे आर नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, ये उनके लिए काफ़ी नहीं है। हिज एल्डर सन वर्क एज अ हेल्पर इन द टी शॉप, उसका जो बड़ा बेटा है वो टी शॉप में काम करता है, फैमिली की इनकम बढ़ाने के लिए उसको महीने के 300 रुपीज़ मिल जाते हैं। वाइल हिज 10 ईयर ओल्ड डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग, यानी उसकी जो 10 साल की बेटी है वो उनके दोनों छोटे बच्चों को संभालती हैं। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यानी उसका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स, उनके साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े मिलते हैं, वो नए कपड़े नहीं खरीद सकते। अगर उनको नए कपड़े तभी मिलते हैं जब उनके जो पहले के कपड़े थे वो अनवेयरेबल, यानी बिल्कुल फटे पुराने हो जाते हैं, बिल्कुल पहनने लायक नहीं होते, तभी वो नए कपड़े खरीद पाते हैं। शूज़ आर लग्जरी, लग्जरी का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला, तो शूज़ उनके लिए लग्जरी होते हैं, वैसे वो चप्पल नहीं पहनते हैं पैरों में, बट कभी मिल जाए तो वो उनके लिए लग्जरी होते हैं। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, यानी उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, इसलिए वो अक्सर क्या रहते हैं, इल यानी बीमार रहते हैं। तो ये हो गई अपनी शहरी क्षेत्र की गरीबी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रूरल केस, यानी गाँव के लोगों की गरीबी कैसी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लखा लखा की एक स्टोरी है जिसके हिसाब से हम पढ़ेंगे रूरल केस में, यानी गाँव की गरीबी कैसी होती है। लखा सिंह बिलोंग्स टू स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास के एक गांव में लखा सिंह रहता है। हिज फैमिली डज ओन एनी लैंड, उसकी फैमिली के पास कोई भी जमीन नहीं है। दे सो दे डू ओड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, यानी वो बड़े किसानों के खेतों में काम करता है। उसको काम करने के लिए महीने कितने रुपए मिल जाते हैं, 50 रुपए। हार्ड वर्क करने के बाद भी उसको महीने कितने रुपए मिलते हैं, बस 50 रुपए, या फिर कभी कभी उसको पैसे मिलते हैं, कभी भी उसको कुछ किलोग्राम वेट और दाल मिल जाती है और कुछ वेजिटेबल मिल जाती है, बट ये उसकी फैमिली के लिए इनफ नहीं है। ठीक है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर है, 8 है। कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर ही मील्स अ डे, यानी उसको दो उसकी फैमिली को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। लखा लिव्स इन अ कूचा हट, वो एक कूचे यानी घास फूस की हट झोपड़ी में रहता है। उसकी जो वाइफ है वो घास काटती है दिन भर, या फायरवुड यानी लकड़ी कलेक्ट करती है। जिस फादर टीबी पेशेंट, उसके पापा टीबी पेशेंट थे, जो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनका सही से मेडिटेशन यानी उनका इलाज नहीं हो पाया। हिज मदर नाउ सफर फ्रॉम द सेम डिसीज, उनकी मम्मी भी इसी बीमारी से जूझ रही हैं। डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, ऑल्थो द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, बट लखा नेवर वेंट देयर, लखा कभी भी वहां पर नहीं गया है। उसने 10 साल की एज से ही क्या कर दिया था, पैसा कमाना शुरू कर दिया था। न्यू क्लोथ हैपन वन इन द फ्यू, और बहुत सालों में एक बार उनको नए कपड़े मिलते हैं। एवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली, सोप और जो ऑयल रहता है वो उनकी फैमिली के लिए क्या है, लग्जरी, यानी बहुत ही मुश्किल से मिलता है उनको, अक्सर तेल और जो साबुन है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, हमने 2 तरह के केस पढ़े, टाइपिकल केस पढ़े थे, एक था रूरल केस और एक था अर्बन केस, यानी शहरी गरीबी और गांव की गरीबी के बारे में हमने पढ़ा। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लेक फॉर द शेल्टर, इनसे हमने क्या देखा है कि गरीबी क्या होती है, गरीबी में अक्सर लोगों को खाना नहीं मिलता, वो भूखे रहते हैं, और लेक ऑफ शेल्टर यानी उनके मकान नहीं होते रहने के, वो किसी तरह अपना गुजारा करते थे। ऑल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, ऐसी कंडीशन से गुजरते हैं, इसीलिए उनके पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते।
जब वो बच्चे सिक यानी बीमार होते हैं तो उनके पेरेंट्स को उनका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं यानी उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। पॉवर्टी ऑल्सो मीन लैक ऑफ क्लीन वाटर, उनको क्लीन वाटर नहीं मिलता, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। ठीक है, उनका जो रेगुलर उनको रेगुलर जॉब भी नहीं मिलती, कभी कभार उनको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। अबव ऑल इट्स मीन लिविंग विद द सीन्स ऑफ हेल्पलेस, इस ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं और हर जगह उनको इंसल्ट फील होती है। जैसे वो गरीब होने के कारण पुअर पीपुल हर जगह क्या करते हैं, इंसल्ट फील करते हैं। जैसे बहुत सारे फार्मर्स यानी खेतों में, फैक्ट्रियों में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ऐसी जगहों पे वो खुद को छोटा महसूस करते हैं, खुद की इंसल्ट फील करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम गरीब तो हमारी कहीं पे रिस्पेक्ट नहीं होती है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई गरीब है तो हमें उसकी बिल्कुल मदद करनी चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया, तो पॉवर्टी क्या है, एक अपने आज़ाद देश का एक सबसे बड़ा चैलेंज है। Mahatma Gandhi always insisted that the India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering। महात्मा गांधी के अनुसार अपना देश तभी आज़ाद हो सकता है जब गरीबी से ऊपर उठ सकता है, जब सबसे गरीब जो व्यक्ति है उसको प्रॉपर खाना मिले, यानी उसको पेट भर के खाना मिले, तभी देश गरीबी से ऊपर उठेगा। तो ये हमने देखे थे गरीबी पॉवर्टी के दो केस, टाइपिकल केस अर्बन एरिया के और रूरल एरिया के। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, यानी सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को कैसे देखते हैं, यानी वो कैसे पता लगाते हैं कि कौन लोग गरीब है कौन नहीं, कितने परसेंटेज अगर वो निकालते हैं पॉवर्टी का तो वो कैसे निकालते हैं, किन बिंदुओं के आधार पर निकालते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स, पॉवर्टी देखने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स है। जैसे यूजली इंडिकेटर यूज रिलेट ऑफ द लेवल्स ऑफ द इनकम, उनकी इनकम देख के यानी वो कितना कमाते हैं ये देख के। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स, यानी आजकल जो साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को अलग तरीके से देखते हैं। वो क्या देखते हैं, इलिटरेसी लेवल, यानी वो कितने पढ़े लिखे हैं, लेक ऑफ जनरल असिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिएंट्स, उनको खाने के प्रॉपर चीज़ें मिल रही है ना या नहीं मिल रही है, लेक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर, उनको प्रॉपर हेल्थ या ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं, लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी उनके प्रॉपर जॉब है या नहीं। इसके अलावा सेफ ड्यूरिंग ड्रिंकिंग वाटर, उसके उनके पीने का पानी, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें उनको मिल रही है या नहीं मिल रही हैं। ये सब चीज़ें देख के वो पता लगाते हैं कि कौन लोग गरीब है और कौन नहीं, यानी जिन जिन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं वो क्या है, गरीबी के रेखा के नीचे आते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं वो एक गरीबी का पता लगाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक अपना सोशल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बच्चों, यानी बहिष्कार या फिर सबसे हटके, यानी वो लोग खुद को पिछड़ा हुआ या जैसे जैसे गरीब अमीर लोगों ने गरीब लोगों को एक तरीके से साइड में रख दिया है, बिल्कुल वो उनके रहने वाले की जगह वगैरह सब साइड में दे दी है, ऐसा वो लोग खुद को मानते हैं कि उनका बहिष्कार हुआ है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन द टर्म्स ऑफ द प्योर हैविंग टू लिव ओनली इन अ प्योर सराउंडिंग विद अदर प्योर पीपल। मतलब इसका मतलब है कि जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि दूसरे जो पैसे वाले लोग हैं उनके हिसाब से जो गरीब लोग हैं उनको गरीब लोगों के साथ ही रहना है। जैसे हमने गाँव में अक्सर देखा होगा कि जो अलग कास्ट के लोग होते हैं, जिनको लोग छोटी कास्ट के मानते हैं, उनके सबके घर एक साइड में होते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं जिनके मकान पक्के सीमेंट से बने होते हैं उनके सबको घर एक साइड में होते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि एक बड़ा मकान है फिर एक झोपड़ी है, फिर एक बड़ा मकान है फिर एक झोपड़ी है, हमने कहीं पे भी नहीं देखा है। गाँव में अक्सर हमने देखा है कि जो अमीर लोग हैं उनके सबके मकान एक तरफ होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं बड़े लोगों के खेतों में, वो उनके सबके मकान एक तरफ होते हैं, यानी वो लोग उनको एक तरह से उनको ऐसा लगता है कि उन्हें उनका बहिष्कार हो गया है, उनको उन्होंने एक तरफ एक साइड कर दिया है। तो वो लोग पीपल इज बेटर सराउंडिंग सोशल इंक्लूडिंग, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ों से पिछड़ जाते हैं। यानी अगर मान लो कि वो गरीब लोगों के इसमें साथ में रहेंगे तो उनकी थिंकिंग भी वैसी हो जाएगी कि नहीं, हमारा बहिष्कार हुआ है, हम सब लोगों को इन्होंने साइड कर दिया है, यानी हम उनके उनके साथ में जॉइन में नहीं आते। पॉवर्टी यूजुअल सीन्स ब्रॉडली इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल ग्रुप आर द, इस तरह से एक ग्रुप बन जाता है, यानी जो जो अच्छी कमाई वाले जो पैसा वाले लोग होते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, और जो मजदूर होते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है। ऐसे ऐसे कंडीशन में बहुत सी बार क्या होता है कि उन लोगों को प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल पाती है। जैसे गाँव में नल वगैरह आते हैं तो उन लोगों को वो
वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, किसी न किसी तरीके से वो उन सुविधाओं से पिछड़ जाते हैं। इसी तरह से उनकी इनकम जो है इस पे भी बहुत बड़ा असर होता है। उनकी इनकम क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो गरीब होते हैं तो उनको जितना पैसा कम मिलता है उसमें उनको वर्क करना जरूरी रहता है, वरना उनकी फैमिली भूखी रह जाती। ठीक है, तो ये क्या हो गया था, एक एक्सक्लूजन, यानी वो खुद को क्या मानते हैं, एक तरह से उनका बहिष्कार हुआ है ऐसा वो मानते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब अमीर दोनों को एक तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए। जगह जगह वगैरह जो डिवाइड है घर बनाने की, वो सब एक जगह से मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है वोल्नरेबिलिटी। वोल्नरेबिलिटी टू द बिकम इज अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू सर्टन कम्युनिटीज सेज मेंबर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, और इंडिविजुअली यानी जो लोग जैसे फिजिकल, जैसे कभी भी फिजिकल कोई भी अगर जैसे विकलांग वगैरह है तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, अगर उसने पढ़ाई वगैरह नहीं करी है तो अगर वो जॉब नहीं कर पाया है। ठीक है, जैसे कम्युनिटी सर्टन से मेंबर बैकवर्ड कास्ट यानी हैंडीकेप्ड पर्सन। ठीक है, यानी अगर कोई हैंडीकेप्ड है यानी जिसके हाथ वगैरह में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और पैसे कमा नहीं पाएगा। तो अगर उसके जो पूर्व यानी जो पूर्वज है या फिर उसके दादा परदादा है जिन्होंने जो सेविंग कर रखी है उसी से उसका गुजारा चलेगा। तो इस कंडीशन को देख के हम सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में उसका जो परिवार है वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, क्योंकि वो कमा नहीं पा रहा है तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाएगा। उनका जो सेविंग जो रहती है उसके पापा दादा वगैरह की, वो भी खर्च हो जाएगी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फैमिली क्या हो जाएगी, आने वाले फ्यूचर में गरीब हो जाएगी, गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगी। तो ऐसे क्या है कि गरीबी बढ़ती जाती है, तो हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इसके अलावा जब नेचुरल डिस्टर्स होते हैं, यानी जो नेचुरल अटैक होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अर्थक्वेक यानी भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, या टेररिस्ट का अटैक हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इकोनॉमी एबिलिटी के हैंडल देयर रिस्क, यानी ऐसी रिस्क को सबसे ज़्यादा कौन उठाता है, जो ऐसी रिस्क को सबसे ज़्यादा उठाने वाले यही होते हैं, पॉवर्टी वाले लोगों को ही इसी रिस्क को सबसे ज़्यादा उठानी पड़ती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उनके जो कच्चे मकान होते हैं वो भूकंप से या तो गिर जाएंगे या फिर बाढ़ आने पर बह जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत दिनों तक भूखे रह जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, उनके बच्चों को भी बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता। इसके अलावा उनकी जो जॉब हो वो भी उनको बहुत टाइम तक जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि सारा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, तो जो इसी कंडीशन में हमें उन गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगला आता है पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जैसे पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, लाइन का मतलब रेखा, यानी गरीबी रेखा। तो कौन लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, कौन ऊपर आते हैं, इसका हम इसमें डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं। At the center of the discussion as poverty is usually considered the poverty line. A common method to use a measure poverty is based on the income, और यानी लोगों की पहले जो क्या था कि पहले लोगों की इनकम वगैरह देख के लोग पॉवर्टी लाइन का पता लगाते हैं कि ये लोग गरीब है या नहीं, मतलब उनकी इनकम देख लेते थे, इनकम कम है तो वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते थे, ऐसे गरीबी रेखा का पता लगाते थे। बट आजकल बहुत सारे चेंजेस हो गए। अ पर्सन इज कंसिडर्स पुअर हिज हर इनकम कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलोंग अ गिवन मिनिमम लेवल, यानी उसकी इनकम देख के हम उसकी गरीबी का पता लगा सकते हैं। इन डिफरेंट कंट्रीज देयरफॉर, गरीबी रेखा है जो अलग कंट्री की अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है, यानी कास्ट के हिसाब से अलग हो सकती है, कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंडिया में अगर जिसको खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी इनकम कम है, उसको हम गरीब मानेंगे तो दूसरे देश में भी ऐसा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरे देश की पॉवर्टी लाइन अलग तरीके से डिसाइड होती है, अपने देश की पॉवर्टी लाइन अलग तरीके से डिसाइड होती है। सबकी अलग अलग एक कंसेप्ट रहता है, एक अलग अलग लेवल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट, अगर अमेरिका में किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, अगर अमेरिका में किसी इंसान के पास कार नहीं है तो वहाँ के लोग उसे गरीब मानेंगे कि अरे नहीं इसके पास कार नहीं है तो ये बहुत गरीब है। पर वही कंडीशन अगर अपने इंडिया में अगर किसी के पास कार है तो वो बहुत ही लग्जरी यानी बहुत ही पैसे वाला माना जाएगा कि नहीं यार इसके पास कार है तो ये बहुत ही पैसे वाला है। तो ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इंडिया मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है, फूड रिक्वायरमेंट यानी उनको फ्रूट्स वगैरह खाना, फूड रिक्वायरमेंट यानी उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है या नहीं, क्लोथ्स मिल रहे हैं नहीं, फुटवेयर मिल रहे हैं यानी पैरों में पहनने के लिए चप्पल जूते मिल रहे हैं कि नहीं, फ्यूल मिल रहा है या नहीं, लाइट मिल रही है या नहीं, या एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो रही है, यानी कि उनको जब बीमार होते हैं तब उनको वो इतने डॉक्टर को दिखाने लायक है या नहीं, ऐसी सब चीज़ों को देख के क्या करते हैं पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं। दिस फिजिकल कंट्रीज दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीपल बाय देयर
prices in rupees. The person formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calories requirement. poverty line उनकी जो प्रॉपर, अगर उनको एक दिन में कैलोरी उनकी मिल रही है या नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है कि उनको कितना प्रॉपर खाना मिल रहा है और वो कितने कमा रहे हैं। इनकम का भी सोर्स अलग अलग होता है, अलग अलग देश में अलग अलग डिसाइड होता है, ठीक है। यानी उनको सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सब चीज़ें मिल रही है या नहीं, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, तो उनको उनकी आवश्यकता ही कैलोरी मिल रही है या नहीं, ये सब डिपेंड करता है। तो जो कैलोरी है वो भी एज के हिसाब और सेक्स के हिसाब से भी डिपेंड करती है। यानी मेल्स की अलग कैलोरी की ज़रूरत होती है, फीमेल को अलग तरीके से कैलोरी की ज़रूरत होती है, बच्चों को कम कैलोरी की ज़रूरत होती है, ऐसे भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया 2400 कैलोरीज पर पर्सन, यानी इंडिया की जो कैलोरी है वो 2400 पर पर्सन कैलोरीज पर पर्सन डिसाइड की गई है इन रूरल एरिया। यानी जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पे सरकार ने कितनी, यानी एक मेंबर को कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है, 2400। उसी तरह अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र में, उसने सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि एक जो मेंबर रहता है, एक आदमी को 2100 यानी 2100 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसको एक दिन की 2100 कैलोरी मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। उसी तरह अगर गाँव में एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी मिल रही है तो वो गरीबी रेखा की लाइन में नहीं आएगा। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरिया एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, वो गरीबी गाँव में इसीलिए कैलोरी ज़्यादा दी गई क्योंकि लोगों को फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे अगर सिटी में कोई लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उनको क्या है कि वो जैसे ऑफिस वगैरह का काम करते हैं तो उनको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, उनको कोई वजन नहीं उठाना पड़ेगा। पर जो गाँव में रहते हैं उनको क्या है कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, जैसे अनाज वगैरह की बोरियां उठाना, गाय भैंसों को बांधना खींचना वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह सबका काम करना पड़ता है, तो उनको क्या है कि कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हायर the monetary expedition per capital needed for buying these calories requirement terms food gains etc, यानी वो लोग प्रॉपर अपनी कैलोरी खरीद पाते हैं नहीं, दाल चावल खरीद पाते हैं या नहीं, इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या है डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द दिस कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2011-12, ये चीज़ें क्या है 2011-12 के हिसाब से डिसाइड की गई है। जैसे 2011-12 के हिसाब से क्या डिसाइड किया गया था कि पॉवर्टी लाइन में एक पर्सन अगर पर मंथ 816 यानी 816 रुपये पर एक महीने के कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। रूरल एरिया में यानी गांव के एरिया में 2011-12 के अनुसार डिसाइड किया गया था कि गांव में अगर एक इंसान 816 रुपये कमा रहा है महीने के तो वो गरीब नहीं है। वो खुद के लिए बस, खुद अगर 816 रुपये कमा रहा है और सिर्फ एक इंसान का खर्चा चलाना है तो वो उसके लिए काफ़ी है। और अगर यही रूरल एरिया अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्र में अगर वो अगर एक महीने कितने कमा रहा है, 1000 रुपये एक महीने के कमा रहा है, तो वो एक इंसान का खर्चा चला सकता है, पूरी फैमिली का नहीं चला सकता, वो बस खुद का खर्चा चला सकता है आराम से, तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। अगर वो इससे कम कमा रहा है तो वो गरीब कहलाएगा। और इसी तरह अगर 2011-12 के अनुसार अगर उसकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर है, ठीक है, उसकी फैमिली में मान लो 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, कितने भी मेंबर हैं, तो अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो गांव में अगर उस इंसान को 4080 यानी 4080 रुपीज़ उसको कमाने पड़ेंगे। अगर उसकी फैमिली में क्या है मेंबर ज़्यादा है, 5 मेंबर हैं, तो उसको महीने के 4080 रुपये कमाने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए काफ़ी है। इसी तरह अर्बन एरिया में 5000 रुपये अगर वो महीने कमा रहा है तो 5 जनों की फैमिली को आराम से चला सकता है, तो उसको गरीब नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड होती है, ये एक 2011-12 के अनुसार डिसाइड किया गया था। इसी तरह सरकार ने 5 सालों का एक ऐसा 5 ईयर की ऐसे नॉर्मली एवरी 5 ईयर की जो योजना चला दी है जिससे पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं, यानी हर 5 साल में एक जनगणना होती है, एक गरीबी रेखा की जांच होती है कि कितने लोग गरीब है कितने अमीर है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि गरीबी गरीबी कम होती जा रही है, यानी लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन पता लगाता है, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ का पता लगाते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएसएसओ, जो ये पता लगाते हैं कि कौन लोग गरीब है, कितने लोग गरीब है, कितने अमीर है, इस स्टैंडर्ड को वो लोग पता लगाते हैं, ठीक है। पर पर्सन पर डे कितना कमा रहा है, वो खर्चा चला रहा है या नहीं, ये सब कौन पता लगाता है, एनएसएसओ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एस्टिमेट्स, ठीक है। अगला हम क्या पढ़ेंगे, पॉवर्टी एस्टिमेट यानी अनुमान।
यानी कितना अनुमान है कि गरीबी कितनी थी, कितनी हो गई, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। हर ईयर के अनुसार उन्होंने दे रखा है, हर 5 साल के अंतर में उन्होंने पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर रखी है। इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1, टेबल दे रखी है उन्होंने 3. में आपको आगे समझाऊंगी 3.1, जिसमें उन्होंने क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो पॉवर्टी रेशोज इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% इन 93-94, 93-94 में कितने लोग गरीब थे, 45% लोग गरीब थे। जो 2004 से 5 में कितना हो गया, 37.2, यानी गरीबी कम हो गई। 45 से कितना आ गया, 37.2% हो गया। द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर कम डाउन टू अबाउट, यानी धीरे धीरे गरीबी कम होती जा रही है। वही गरीबी 2011-12 में कितनी हो गई, 21.9% हो गई। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर, आने वाले कुछ सालों में ये कितनी हो जाएगी, सिर्फ 20% लोग ही गरीब रह जाएंगे इंडिया में, ऐसा माना जा रहा है। ऑल्थो द परसेंटेज ऑफ द पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी डिक्लाइन द अर्लियर 2 डिकेड्स, यानी एक डिकेड में कितने होते हैं, 10 साल होते हैं, 2 डिकेड यानी 20 साल। तो पिछले 20 सालों में गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठने लगे, यानी गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी है। जैसे 1973 2004 से 5 में 407.1 मिलियन लोग गरीब थे, जो 2011-12 में कितने हो गए, 269.3 मिलियन, यानी 263, यानी 407 से कितने पे आ गए, 269 पर आ गए, यानी गरीबी धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठने लगे हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे परसेंटेज में बहुत ही अंतर आया है। तो सरकार की योजनाओं से भी बहुत सारा फायदा मिला है, लोगों को खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, इसी तरह उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। जैसे 3.1 उन्होंने टेबल दे रखी, ईयर दे रखा है उन्होंने, रूरल एरिया में गरीबी दे रखी है, अर्बन एरिया में दे रखी है, और टोटल दोनों का दे रखा है। जैसे उन्होंने फर्स्ट में दे रखा है 93-94 में रूरल एरिया में कितने लोग गरीबी का परसेंट कितना था, 50.1, यानी गांव में कितने लोग गरीब थे, 50.1, और शहरों में कितने थे, 31.1। टोटल 44.3% लोग गरीब थे 93-94 में। जो 2004-5 में कितने हो गए, 50 से 41 हो गए, ये 25 हो गए, यानी 44 पॉइंट से 37 पे आ गए, यानी बहुत कम हो गए। 2011-12 में ये और कम हो गए, 25.7 हो गए, 13.7 हो गए, और 21.9, यानी गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी है, ठीक है। ये हमने डिसाइड किया है। अब हम पढ़ेंगे वोल्नरेबल ग्रुप, ठीक है। अलग अलग ग्रुप, गरीबी भी अलग अलग ग्रुप के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अर्बन क्षेत्र में अलग गरीब होती है, रूरल क्षेत्र में गरीबों की जो काउंटिंग होती है वो अलग होती है। इसी तरह गरीबी क्या है कि एक डिसाइड होती है अलग अलग ग्रुप के हिसाब से, जो मैं आपको एक टेबल के हिसाब से समझाऊंगी। जैसे अमोंग द इकोनॉमिक ग्रुप, ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप के हिसाब से बताए हैं। वोलनटरी ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, यानी जो एक हाउस होल्ड होते हैं जिनका खुद की जमीन नहीं होती, जो दूसरे पर वर्क करते हैं, लेबर होते हैं, उनकी गरीबी अलग तरीके से शो होती है। इसके अलावा ऑल्थो एवरेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया 30-48 आउट ऑफ 100 पीपल, यानी हर ग्रुप में 100 में से 30 या 48% लोग गरीब हैं। हर ग्रुप में, चाहे जितने भी ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया है, हर ग्रुप में अगर 100 में से देखें तो 30 या 48 लोग गरीब हैं। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग ग्रुप में डिसाइड करा है, जो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी इस ग्राफ के हिसाब से। देखो उन्होंने फर्स्ट ग्रुप बताए हैं, ये जो हमें साइड में दे रखा है, ये नंबर ऑफ प्योर आउट ऑफ एवरी 100%, हर 100 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति किस ग्रुप में गरीब है वो बता रखा है। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया के शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बताया उन्होंने कि 45.300 में से 45.3% लोग क्या हैं, 45.3% लोग क्या हैं, गरीब हैं। शेड्यूल कास्ट रूरल इंडिया में बताएं 31.5 लोग गरीब हैं। एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो कितना है, 21.9, यानी रूरल और अर्बन दोनों में मिला के और हर ग्रुप में मिला के कितने, 20.9 लोग जो हैं वो गरीब है। एग्रीकल्चर लेबर, यानी जो खेतों में जो मजदूरी करते हैं उन वो लोग कितने गरीब है, 39.8, इतने लोग क्या हैं, गरीब हैं। उसके अलावा कैजुअल लेबर, जो दूसरे अदर वर्क करते हैं, खेती के अलावा जो अदर मजदूरी करते हैं, वो कितने, 32.9, ये लोग क्या है, गरीब है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि गरीबी हर ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है। फिर हम ये वही दे रखा है, उन्होंने बताया है अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल ग्रुप देयर इज ऑल्सो इनइक्वलिटी फॉर इनकम विद इन फैमिली एंड पुअर फैमिली और आल सफ़र, यानी जो गरीब लोग होते हैं उनकी पूरी फैमिली क्या करती है, सफ़र करती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से, उनकी इनकम कम होती है तो उनको खाना नहीं मिलता, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है।
वुमेन, एल्डरी पीपल एंड फीमेल इन्फेंट आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है कि अगर रिसोर्स अवेलेबल होते हैं फिर भी जो फीमेल वगैरह होती हैं वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाती, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच रहती है कि ये लड़की है ये लड़का है। इस वजह से भी बहुत से जो लेडीज़ है वो एजुकेशन उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, वो एजुकेटेड नहीं हो पाती और वो क्या रह जाती है, वो कम पढ़ी लिखी रह जाती है, जिससे वो दूसरे घर में जाती है तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाती, कुछ जॉब नहीं कर पाती, वो बस एक एग्रीकल्चर तक ही सीमित रहती है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको मजदूरी करनी पड़ेगी, वो जॉब नहीं कर सकती। Therefore, women, children, especially the girl child and old people are poorest, the poor। यानी सबसे ज़्यादा गरीब कौन लोग होते हैं, जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा बच्चे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओल्ड पीपल हो, यानी बूढ़े लोग हो, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर सकते, बच्चे भी काम नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग क्या है बहुत ज़्यादा गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो सारा प्रेशर एक फैमिली के एक ही मेंबर पे आ जाता है जो कमाई करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि गर्ल्स बॉयज़ में बहुत डिफरेंट करते हैं लोग, जिससे गर्ल्स क्या है कि एजुकेटेड नहीं हो पाती हैं, उनको घर में जो खाने पीने की चीज़ें प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो वो क्या है कि एक कमजोरी रह जाती है उनकी बॉडी में और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं। जैसे हम इसे एक स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ सीतारमन। सीतारमन की एक स्टोरी है। शिवरमन, सॉरी, शिवरमन लिव्स इन ए स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के करूर टाउन के एक पास के गांव में सीतारमन रहता है। करूर इज फेमस फॉर द हैंडलूम। करूर जो है वो अपने हैंडलूम के लिए यानी हाथ से बनी हुई चीजों के लिए बहुत फेमस है। इस टाउन में कितने 100 फैमिलीज रहती है, इस गांव में 100 फैमिलीज रहती है। शिवरमन एंड अर्जुन, शिवरमन जो है एक कास्ट से क्या है, कोबलर है, उसकी कास्ट क्या है, कोबलर है। वर्क है ना एग्रीकल्चर लेबर, वो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में वर्क करता है, जिसको महीने कितने मिलते हैं, 50 रुपए मिलते हैं। बट देट ओनली फॉर 5 to 6 मंथ, बस उसको 5 या 6 महीने के लिए ही ये काम मिलता है, पैसे मिलते हैं। बाकी जो महीने है उसको उसमें जॉब नहीं मिलती है। ही डज ऑड जॉब्स इन अ टाउन, यानी उसको कभी कभार ये जॉब मिलती है, हर रोज ये जॉब नहीं मिलती। हिज वाइफ शकीला टू वर्क्स विथ हिम, उसकी वाइफ जो है शकीला भी उसके साथ काम करती है। बट शी कैन रियली फाइंड वर्क दिस डेज, पर उसको भी कुछ समय के लिए ही काम मिलता है। एंड इवन इफ शी डज शी इज पेड Rs 25 पर डे फ्रॉम द सेम वर्क। वो शिवरमन की उतना ही काम करती हैं बट उसको महीने के 25 पर डे ही मिलते हैं, जबकि दोनों बराबर काम करते हैं। पर लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि ये महिला है तो कम काम करेगी, ये जेंट्स से तो ज़्यादा काम करेगा, तो उसको शिवरमन की तुलना में बहुत ही कम पैसे वो देते हैं। शिवरमन डज देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। शिवरमन की फैमिली में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। शिवरमन इज 65 year old विडोव्ड मदर इन इज इल। उसकी 65 यानी 65 साल की माँ है जो अक्सर क्या रहती है, बीमार रहती है, इसीलिए उनको घर के कामकाज में मदद की जरूरत पड़ती है, वो अकेले घर का काम नहीं कर पाती हैं। ही हैज़ अ 25 year old अनमेरिड सिस्टर। उसकी 25 साल की एक कुंवारी सिस्टर भी है जिसकी शादी नहीं है। 4 चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 1 year to 16 year। उसके 4 बच्चे हैं जिनकी एज क्या है, 1 साल से 16 साल के बीच की हैं। 3 of them आर गर्ल्स, जिनमें से 3 लड़कियां हैं। द यंगेस्ट इज अ सन। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा एक बेटा है उसका। नॉन ऑफ द गर्ल गो टू स्कूल, यानी उसकी कोई सी भी लड़की क्या है स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि बाइंग बुक्स अदर थिंग्स आर स्कूल कैन नॉट अफोर्ड। यानी उनको स्कूल जाने के लिए उसके पापा जो है उनको किताबें वगैरह नहीं दे सकते, उनके स्कूल का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते। ऑल्सो ही हैज टू गेट देम मैरिड एट द सम पॉइंट ऑफ द टाइम। उसके माइंड में ये चल रहा है शिवरमन के कि कुछ समय बाद इनकी मुझे शादी करनी है, तो मैं अभी इनकी एजुकेशन पे कोई भी खर्चा नहीं करना चाहता। स्पेंड एजुकेशन नाउ, यानी उसकी एजुकेशन पे कोई भी खर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको कुछ समय बाद उनकी शादी करनी है। हिज मदर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। उसकी माँ ने जिंदगी में बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म कर दिया, यानी वो जीना ही नहीं चाहती है। वो इट्स जस्ट वेटिंग टू डाई समडे। यानी वो कुछ वो चाहती है कि मैं बहुत जल्दी मेरी डेथ हो जाए, यानी मैं जल्दी मर जाऊं, उसका जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहेगी कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे से बोझ कम हो जाएगा। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। उसकी जो सिस्टर है वो और उसकी जो बड़ी बेटियां हैं वो उसके घर में
काम करने में मदद करती हैं। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स टू एज। शिवरमन चाहता है कि वो उसके बेटे को जब वो बड़ा हो जाएगा तो स्कूल भेजेगा। तो देखो शिवरमन के माइंड में कितनी अलग अलग थिंकिंग है। वो उसकी बेटियां जब पढ़ने जैसी है तो वो उनको स्कूल नहीं भेज रहा है, तो वो चाहता है मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, लड़का यानी जब बड़ा हो जाएगा तो वो उसको स्कूल भेज देगा। ठीक है, तो ये उसके माइंड में लड़की और लड़की के लिए बहुत ही डिफरेंस है। लड़कियों को वो चाहता है कि शादी कर दूंगा, पैसे खर्च नहीं करूंगा, और लड़कियों को चाहता है कि वो पढ़ाऊंगा। तो ये बहुत गलत सोचता है। अनमेरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलोंग विथ हिज वाइफ, यानी उसकी जो अनमेरिड सिस्टर है उसकी और उसकी वाइफ की, यानी उसकी वाइफ जो है शशिकला, उन दोनों के आपस में नहीं बनती। उन दोनों ननद भाभी के आपस में नहीं बनती है। शशिकला फाइंड हर बर्डन बट शिवरमन कांट फाइंड अज अ। शशिकला जो है वो उसकी ननद को एक तरह से बोझ समझती है कि वो घर पे है तो वो एक तरह से बोझ है। बट शिवरमन ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वो उसके लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाया है। ऑल्थो द फैमिली हैज डिफिकल्टी इन द अरेंजिंग 2 meals a day, इसलिए उसकी बड़ी फैमिली है, इसलिए उनको 2 वक्त का खाना भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। शिवरमन मैनेजेस टू बाय मिल्क वन इन अ वाइल, शिवरमन कभी कभार दूध लेके आ जाता है, बट ओनली फॉर हिज सन, बट सिर्फ उसी के लड़के के लिए। वो बाकी किसी को दूध नहीं पिलाता है घर में, बाकी सिर्फ उसके लड़के के लिए वो कभी कभार दूध लेके आ जाता है, क्योंकि उसकी सोच बहुत ही अलग है लड़के लड़कियों के लिए। इसीलिए वो क्या करता है कि वो उन लड़कियों के लिए दूध नहीं लाता है। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, लड़के लड़की को सेम रखना चाहिए, क्योंकि वो लड़के को तो दूध दे रहा है बट लड़कियों को दूध नहीं दे रहे, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। ठीक है बच्चों, ये अपना चैप्टर थर्ड हाफ हो गया है, यानी अपना पार्ट फर्स्ट बन चुका है। पार्ट सेकंड में मैं आपको जो बचा हुआ हाफ चैप्टर है वो भी आपको कंप्लीट करा दूंगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा समझाया हुआ चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।